नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में चुनाव टालने के लिए राजनीति और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सैन्य संघर्ष की आशंका पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। गाजा में संघर्ष विराम पर असमंजस बरकरार। इजराइल की एक साथ सभी बंधकों की रिहाई की मांग। गाजा पर पूर्ण रूप से कब्जे के लिए 60,000 सैनिकों को उतारने की योजना। यूक्रेन शांति वार्ता पर पुतिन और जेलेंस्की के बीच इस महीने के अंत तक हो सकती है बैठक। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर नेटो देशों के बीच चर्चा। लावरोव ने कहा, रूस के बिना चर्चा का कोई मतलब नहीं। ड्रग कार्टेल नेटवर्क को तोड़ने के लक्ष्य को लेकर वेनेजुएला के करीब अमेरिका ने अपने 3 विध्वंसक युद्धपोतों को किया रवाना। समुद्री गश्ती विमानों सहित हमलावर पनडुब्बी की भी होगी तैनाती। जवाब में वेनेजुएला का 45 लाख मिलिशिया को उतारने का ऐलान। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भीषण सड़क हादसा, 73 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। मरने वालों में 17 बच्चे शामिल। प्रवासियों को लेकर जा रही बस की ट्रक और मोटरसाइकिल से हुई सीधी भिड़ंत के बाद लगी थी आग। और आइए आपको अब पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट को 1 साल से ज्यादा हो गया है। वहीं अगले साल फरवरी में देश में आम चुनाव करवाने की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन इन चुनावों को टालने की पूरी कोशिश भी हो रही है। इस बार अंतरिम सरकार या इसके मुखिया मोहम्मद यूनुस समय पर चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समर्थन दे रहे दलों और संगठनों ने अब चुनाव टालने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का बहाना खोज निकाला है। ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अगले साल फरवरी में आम चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन बीच बीच में इसके खिलाफ गर्माती राजनीतिक हलचल अनिश्चितता को जन्म दे देती है। सरकार ने ऐसी अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर दोहराया है कि अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। यूनुस प्रशासन में कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि चुनाव कराना सरकार का काम है, न कि किसी राजनीतिक दल का। इससे पहले नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं ने महत्वपूर्ण सुधारों और अंतरिम सरकार की ओर से शुरू किए गए मुकदमों के पूरा हुए बगैर अगले साल फरवरी में चुनाव होने की संभावना को खारिज कर दिया था। नजरुल चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी को राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हैं। सरकार की खराब होती छवि को बचाने के लिए चुनाव आयोग के आला अधिकारी भी सामने आए और आम चुनाव के लिए कार्य योजना इसी सप्ताह के भीतर घोषित करने का भरोसा दिलाया। इतने बड़े सरकारी स्तर पर किए गए दावों ने चुनाव जल्द कराने का विरोध करने वाली जमात इस्लामी को लगा कि अब इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग उठाकर रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जमात इस्लामी की इस मांग का कड़ा विरोध किया है। बीएनपी का कहना है कि देश के लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आदी नहीं हैं, इससे जनता के लोकतांत्रिक अधिकार भी हासिल नहीं होंगे। बीएनपी का कहना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक संकट से निकालने का एकमात्र रास्ता स्वीकार चुनाव प्रणाली है। सिर्फ जमात इस्लामी ही नहीं, नेशनल सिटीजन पार्टी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और कई अन्य इस्लामी पार्टियों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। जमात तो अपनी मांग को लागू कराने के लिए सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर रही है। जानकारों को मानना है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरफ जाने से राजनीतिक दलों के बीच विवाद का कारण बन सकता है। हालांकि इसका उद्देश्य व्यापक राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, लेकिन अस्थिर राजनीतिक इतिहास वाले बांग्लादेश में अस्थिरता का खतरा और बढ़ सकता है। दरअसल वर्तमान फर्स्ट पोस्ट द फर्स्ट प्रणाली के तहत ही अक्सर 2 दलीय प्रणाली या एक प्रमुख पार्टी सरकार को नियंत्रित करती है। वहीं प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं।
इस प्रणाली में छोटे दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने और प्रमुख दलों के स्थापित प्रभुत्व को चुनौती देने का अवसर बढ़ जाता है। सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, विदेशी मामलों के जानकार हैं, SIS JNU से हैं, उनसे हम बात करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, बहुत मुश्किलों के बाद जो बांग्लादेश का अंतरिम सरकार वहां पर है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उन्होंने चुनाव करवाने की घोषणा की फरवरी में, लेकिन अब वहां पर देख रहे हैं कि जमात की बात करें या दूसरे दलों की बात करें जो यूनुस को समर्थन करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसको और पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं। आनुपातिक प्रणाली का बहाना उन्होंने खोज लिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बात सही है चंद्रशेखर जी कि आप ये देखिए कि बांग्लादेश में दो राजनीतिक दल जिनका पैन बांग्लादेश में जिसका प्रेजेंस है, वो एक अवामी लीग रही है और दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रही है। इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जन आंदोलन या बाद में अपनी नीतियों के माध्यम से अवामी लीग को तो रेस से बाहर कर ही दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उसकी नेता को एक तरीके से एग्जाइल में है। और दूसरी जो राजनीतिक दल है जिसका बहुत बड़ा आज अभी भी एक मैंडेट उसके पास में है और समर्थन है, वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इनको ये बात पता है कि जितना जल्दी इलेक्शन होगा उतने ही बड़े भारी बहुमत से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो जियाउर रहमान खालिदा जिया की जो पार्टी रही है, वो सत्ता में काबिज हो जाएगी। और जो अभी राजनीतिक दल जो बने हैं नए, खासकर जो किंग्स पार्टी बनी है NCP, वो बेसिकली मोहम्मद यूनुस और जो भी सत्तारूढ़ जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके आशीर्वाद से ये पार्टी बनी है। और वो उसका कोई अभी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, साथ ही साथ उसका कोई बांग्लादेश का बांग्लादेश का कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई उसका ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेस नहीं है, संगठन नहीं है, ग्रास रूट लेवल की कोई उनकी पकड़ नहीं है। तो वो ये नहीं चाहते कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो BNP सत्ता में आ जाए। तो यहाँ पर जो NCP है और जो इस्लामिक पार्टी है, खासकर जमात इस्लाम, क्योंकि जमात इस्लाम को भी लेजिटिमेसी क्राइसिस रहा है, बहुत सालों से जमात इस्लाम पर प्रतिबंध रहा है। तो ये जो दो राजनीतिक दल है जिनका अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जनता में प्रेजेंस नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो चाह रही है कि एक टाइम बाइंग स्ट्रेटजी के माध्यम से चुनाव को डिले कराना चाह रही है। और चूंकि वो सत्तारूढ़ इंटरिम गवर्नमेंट को भी समर्थन दे रही है तो उनकी बातों में आ रहे हैं। लेकिन और इससे क्या हो रहा है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है। वो रिफॉर्म्स के नाम पे, या आप ये कहिए कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जैसी चीजों को लाके वो जो संविधान सुधार की बात कर रही है, जहां पर संसद की बात है, अभी वहां यूनिकैमरल संसद है, जातीय संसद है, वहां पे वो बाइकैमरल बनाने की बात कर रही है कि 2 सदन हो सदन में, और कई तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की बात कर रही है। तो एक तरीके से जो फरवरी में एक दबाव पड़ रहा है बांग्लादेश की जनता के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से, कि जितना जल्दी से जल्दी चुनाव करा के वहां पे लोकतांत्रिक सरकार आए, उसको एक डिले करने का, उसको आगे खिसकाने का एक संजय जी, है। ऐसे में क्या माना जाए? एक तरफ तो जो बड़ा राजनीतिक दल था अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी थी, उसके ऊपर तो बैन लगा दिया। अब BNP वहां पर काफी स्ट्रांग होकर उभर रही है। तो ये जो दल डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को समर्थन करते हैं। तो क्या माना जाए, पर्दे के पीछे कौन खेल कर रहा है इसमें? देखिए, बिल्कुल आपने जब पर्दे के पीछे की बात की तो ये बात मान के चाहिए कि जो वहाँ पे कोलैबोरेटर्स थे, आप ये जो जमात इस्लाम, अल बदर, अल शाम, रजाकास, जो एक और पाकिस्तान समर्थित जो एक ताकत बांग्लादेश में मजबूत रही है, वो पर्दे के पीछे से सारा गेम कर रही है। और वही जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूट्रल स्टूडेंट्स थे, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़े, उन स्टूडेंट्स का भी इस्तेमाल कर रही है। और वो ये जानते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये जिस तरीके से जमात और पाकिस्तान के बीच में जो नेक्सस हुआ, उनका एक मोहरा बन के अपना इनके हितों की पूर्ति कर रहे हैं। तो बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। और जो 1971 में जो बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ जो शक्तियां थी, वो शक्तियां आज बांग्लादेश में सक्रिय हैं। और वो मोहम्मद यूनुस को सत्ता में रहने के लिए उसको एक तरीके से सपोर्ट कर रही हैं और इस तरीके के खेल कर रही है। ये बांग्लादेश की शांति के लिए भी ठीक नहीं है। ये बांग्लादेश का जो लोकतंत्र का एक सेक्रीफाइस हुआ था 1971 की जो स्प्लिट थी, उसके लिए भी ठीक नहीं है। और ये पूरे दक्षिणी एशिया में जिस
तरीके से, क्योंकि इससे क्या होगा, कट्टरपंथ बढ़ेगा, जो माइनॉरिटी और लिबरल जो मुस्लिम्स हैं उन पे अत्याचार बढ़ेंगे और एक माइग्रेशन जैसी समस्याएं आएगी। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश में जो एक इलेजिटिमेट अभी गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसका मैंडेट था सिर्फ चुनाव करा के और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता देना था, मुझे लगता है कि इस पे संज्ञान लेके और वहां पे लोकतंत्र लाना चाहिए। इस इंटरिम सरकार का एजेंडा वहां पे लोकतंत्र का स्थापना नहीं है, अपने एजेंडाज को, इस्लामाइजेशन को, बांग्लादेश के एजेंडा को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान के विचार को बढ़ाना है और और जिन्ना को एक तरीके से राष्ट्रपिता घोषित करने की तरफ एक अग्रसर बढ़ रहे हैं। मुझे ये चिंता का विषय बांग्लादेश की जनता के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस 1971 में किया और उन्होंने लोकतंत्र की बात कही थी, सेकुलरिज्म की बात कही थी, बंगाली राष्ट्रवाद की बात कही थी, वो विचार धुंधला पड़ता दिखाई दे रहा है और इस्लामिक राष्ट्रवाद। संजय जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि वो फरवरी में ही चुनाव कराएंगे, लेकिन जिस तरह की वहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस बिल्कुल ईमानदारी से बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके की नीतियां लेके आए और जो सबसे बड़े राजनीतिक दल को बैन कर दिया और जिस तरीके से जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं और एनसीपी भी लेजिटिमेसी दे रही है, तो उनकी नियत में तो मुझे लगता है कि उनके पीछे कोई ये जो कट्टरपंथी ताकतें वही काम कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आर्मी चीफ है वॉकर, उन्होंने भी स्टेटमेंट अभी दिया है कल कि हम वहां पे चुनाव कराएंगे और आर्मी के गाइडेंस में चुनाव होगा। अब आर्मी के गाइडेंस में चुनाव होगा तो वो किस राजनीतिक दल, यानी कि -1 और -2 वाला जो फॉर्मूला था 2007 में, मुझे लगता है अभी भी वो किसी राजनीतिक दल को ही आगे बढ़ाने का काम करेगा। कितना लोकतंत्र की रक्षा आर्मी कर पाएगी, एक देखने वाला विषय, क्योंकि आर्मी ने वहां पे रूल किया है, लोकतंत्र का खात्मा 1975 में हुआ, लेकिन अभी आर्मी ठीक स्थिति में चल रही थी। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं आर्मी चीफ की ओर से, चाहे वो वहां पर जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसको लेकर के हों या चुनावों को लेकर के हों, कहीं ना कहीं संजय जी ये आभास होता है कि आर्मी और अंतरिम सरकार के बीच में सब कुछ सही नहीं है, कुछ तनाव है। बिल्कुल सही बात कही कि आर्मी और इंटरिम सरकार के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आर्मी को बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि आप इस तरीके के जो दमन कर आप जनता और मॉब लिंचिंग हो रहा है उसको आप खत्म कीजिए, ज्यादा जल्दी से जल्दी चुनाव, क्योंकि आर्मी को भी अंदेशा है कि ये डिले टेंडेंसी और टाइम बाइंग कर रहे हैं और एनसीपी या जो जमात है उसके अपने उनकी पहुंच को जनता तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी फोर्सफुल कोर्स के माध्यम से। तो आर्मी उसको एंडोर्स नहीं कर रही है। आर्मी चाह रही है कि वहां पर अभी जो जिस तरीके से लोकतंत्र की बात कही थी, तो लोकतांत्रिक सरकार आनी चाहिए। ठीक है संजय जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। दिल्ली और पूरे NCR में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के खिलाफ जल्द ही सीधा सैन्य मोर्चा खुल सकता है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अपने युद्धपोत रवाना कर दिए हैं और यहां ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। लेकिन वेनेजुएला ने भी अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ हथियार उठाने के संकेत दे दिए हैं और अपने हथियार तैनात कर लिए हैं। ऐसे में जल्द ही अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में भाग लेना पड़ सकता है जिसमें अमेरिकी सेना सीधी लड़ाई लड़ेगी। ये रिपोर्ट देखिए। 6 महीने में 6 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने वेनेजुएला के पास ड्रग कार्टेल के खिलाफ अभियान छेड़ा तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी बराबर का जवाब देने की तैयारी की है। ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका ने 3 विध्वंसक युद्धपोत वेनेजुएला की समुद्री सीमा के निकट रवाना कर दिए हैं, जिनके अगले 36 घंटों में पहुंचने की संभावना है। इन युद्धपोतों में USS ग्रेवली, USS जेसन डनहम और USS सैमसन शामिल हैं। इन युद्धपोतों के अलावा कई P-8 समुद्री गश्ती विमानों, युद्धपोतों और कम से कम एक हमलावर पनडुब्बी को भी तैनात किया जा रहा है। इस सैन्य तैनाती में करीब 4000 अमेरिकी नौसैनिक और नाविक शामिल हैं। अमेरिका की इस आक्रामक पहल के जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने देश की रक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने देश की जमीन, समुद्र और आकाश की रक्षा के लिए 45 लाख से अधिक मिलिशिया की तैनाती का ऐलान किया है। मादुरो ने कहा है कि वेनेजुएला की संप्रभुता से किसी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा और अमेरिका की हर चुनौती का माकूल जवाब दिया जाएगा। ट्रंप और मादुरो की दुश्मनी कोई नई नहीं है। अभी हाल ही में मादुरो पर ड्रग माफिया का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर $5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका की एक अदालत में मादुरो और उनके सहयोगियों पर नार्को आतंकवाद और कोकीन आयात की साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। तब उन पर $1.5 करोड़ का इनाम रखा गया था, जिसे बाइडेन प्रशासन ने बढ़ाकर $2.5 करोड़ कर दिया था। मादुरो 2013 से वेनेजुएला की सत्ता में बने हुए हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और लैटिन अमेरिकी देश उन पर चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते रहे हैं। 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इन देशों ने मादुरो पर धांधली का आरोप लगाया था। जो इनाम मादुरो पर रखा गया है, इतना इनाम अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी पर रखा था। अमेरिका की ये सैन्य तैनाती दक्षिण अमेरिका में कई देशों के लिए चिंता का विषय बन गई है। कई पड़ोसी देशों ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे एक संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है। जानकारों का मानना है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो इससे पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। संजय जी, ये जो अमेरिका ने युद्धपोत भेज दिए हैं वेनेजुएला के खिलाफ, किस तरह से विश्लेषण करेंगे इस पूरे मामले का?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही क्षेत्र है जिसका अमेरिका से बहुत सीधा-सीधा कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा था। नहीं, आप मिडिल ईस्ट ले लीजिए, आप साउथ चाइना सी ले लीजिए, आप यूरेशिया ले लीजिए, सब जगह अमेरिका की दखल-अंदाज़ी मिलिट्रीली रही है। अब आप ये एक क्षेत्र था जो लैटिन अमेरिका का, जिसमें अब सीधा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। देखिए, जहाँ तक वेनेजुएला की बात है, तो ये अमेरिका के साथ सीधा-सीधा जो टकराव है, वो पिछला 2 दशक से, खासकर 2002 के बाद से सीधा-सीधा टकराव है। और जब 2013 में मादुरो जब राष्ट्रपति बने, उसके बाद जब उस वक्त ओबामा राष्ट्रपति थे, और ओबामा ने साफ-साफ कहा कि वेनेजुएला इज ए थ्रेट टू द अमेरिकन इंटरेस्ट। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और उसका जो बहाना जो अमेरिका इनके लिए कर रहा है, वो कभी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, कभी ड्रग ट्रैफिकिंग और जो कोकीन ट्रैफिकिंग, और उस तरीके से आरोप लगाता है कि अमेरिका में जो भी जिस तरीके के हिंसक घटनाएं होती है, उसमें इस तरीके के जो ट्रैफिकिंग्स होती हैं ड्रग्स की, वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। बेसिकली जो असली लड़ाई है कि यहाँ पर अमेरिका अपना लोकतांत्रिक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो मादुला है वो कम्युनिस्ट पार्टी और लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी है, और वो एक तरीके से सेमी डिक्टेटोरियल रेजिम है। अभी मादुला तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और उसके चुनाव पे हर तरीके के क्वेश्चन मार्क किए जाते हैं। तो अमेरिका का न केवल स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी वेनेजुएला में है, और वो चाहते हैं कि जैसे भी इनको कन्विक्ट करके और इन पे कोहर्सिव डिप्लोमेसी के माध्यम से मादुला को सत्ता से हटा के वहां से भगाया जाए, और इसीलिए उन पे $5 करोड़ का इनाम। ठीक है संजय जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि काराकास ने करीब 45 लाख मिलिशिया वहां पर तैयार किए हैं, और कहा जाता है कि यूगो डी चावेज के टाइम से वहाँ पर ये मिलिशिया तैयार किए गए हैं, और 45 लाख ही नहीं, इनकी संख्या काफ़ी बताई जा रही है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में अमेरिका की सेनाओं को, या अमेरिका की नौसेना जो वहाँ पर पहुँची हुई है, इनको एक युद्ध का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखते हो तो वेनेजुएला की जो जनसंख्या है वो 3 करोड़ के लगभग है। उसमें ये कह रहे हैं कि 4 to 5 मिलियन, यानी कि 40 से 45 लाख इन्होंने मिलिशिया तैयार किया है। उनको ये यहाँ तक कह दिया कि जो खेतों में भी काम कर रहे हैं, कृषक भी हैं, वो भी राइफल लेके तैयार हो जाएं, ताकि क्योंकि ये सीधा वेनेजुएला की जो सोवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उस पर सीधा अटैक है। तो ये बात मान के चलिए कि अगर ये गुरिल्ला वॉरफेयर में आ जाते हैं और सीधा अमेरिकन फौज से टकराव करते हो, कि अमेरिका ने जिस तरीके से पनडुब्बी भेजी है और अपने एंटरप्राइज भेज रहे हैं, USS गवली और ये सारे भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से वेनेजुएला उसको एक थ्रेट के रूप में ले रहे हैं, और इसको स्ट्रांगली रिटेलिएट करेंगे। और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एग्जाइल में है, अभी वेनेजुएला में है नहीं, जो अमेरिकन समर्थित है वो दूसरे देश में। और यहाँ एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो मैक्सिको है, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि ये इस तरीके के दबाव और इंटरफेरेंस हम वेनेजुएला में नहीं करेंगे, हमारा कोई नेक्सस नहीं है, कोई ड्रग कार्टेल नहीं है। तो इस तरीके से अमेरिका की नीति को वो भी अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैक्सिको है, कोलंबिया है, ये सब देश हैं जो विरोध कर रहे हैं वहां पर। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों की ओर से मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार पुतिन और जेलेंस्की के बीच इस महीने के अंत तक बैठक हो सकती है। बैठक के स्थान के लिए जिनेवा, वियना, रोम, बुडापेस्ट और दोहा पर विचार किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा को सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि रोम और वेटिकन रूस को पसंद नहीं है, जबकि हंगरी के बुडापेस्ट को यूक्रेन पसंद नहीं करता है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि अगर दोनों नेता बिना उनके मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, जरूरत पड़ने पर ही ट्रंप बैठक में जाएंगे। वहीं रूस के यूक्रेन पर हमले जारी है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के डोनियास्क में 2 और इलाकों पर कब्जा कर लिया है।
इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की मंजूरी दी है। इस बीच हमास द्वारा गाजा में संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मानने के बाद इजराइल ने कहा है कि अभी प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। उधर ईरान का कहना है कि उसने अब किसी भी संघर्ष के लिए नई मिसाइल तैनात कर दी है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 71 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 17 बच्चे हैं। कुछ लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता अहमदुल्ला मुत्तकी ने बताया कि निर्वासित प्रवासियों को काबुल ले जा रही एक बस में एक ट्रक और मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद आग लग गई। चीन अगले महीने बीजिंग के मध्य में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशाल सैन्य परेड का आयोजन करेगा और नए चीनी हथियारों का प्रदर्शन करेगा, जिन्हें पहली बार बाहरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। 3 सितंबर का आयोजन 2015 के बाद से 1945 में जापानी सेना के औपचारिक आत्मसमर्पण के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली दूसरी परेड होगी। हजारों शरणार्थियों को होटल में ठहराने की ब्रिटिश सरकार की नीति के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी उन सभी को बेदखल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस साल के देश में आने वाले शरणार्थियों की संख्या 27,000 पहुंच गई है, जिससे अप्रवासन अर्थव्यवस्था से आगे निकलकर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है।